नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए, टुडे इट्स योर फर्स्ट क्लास एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल on behalf of Srijan classes, and I'm here to make you understand about some economic concepts, and it is just basic class। बिल्कुल फाउंडेशन क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। जीरो से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, टॉप तक लेके जाते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा प्रोसीजर बता दूं कि हम क्लासेस को कैसे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जीरो से क्लास स्टार्ट की जाएगी। जीरो से फाउंडेशन बिल्कुल एट ए स्क्रैच, वहां से स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में उनको समझेंगे, और फिर इसी प्रोसीजर को आगे ले जाते हुए हम टॉप तक लेके जाएंगे। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक डिमांड, बिल्कुल एलिमेंट्री टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें समझेंगे, स्टार्ट कहां से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड क्या है इसके बारे में समझा जाएगा। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, मांग और मांग मात्रा में क्या फर्क है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जनरली स्टूडेंट ये समझता है डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड बोथ आर द सेम थिंग, बल्कि ऐसा नहीं है। देन वी गो फॉर डिमांड फंक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। डिमांड फंक्शन में हम पहले समझेंगे कि फंक्शन का मीनिंग क्या है, फिर समझेंगे कि डिमांड फंक्शन का मीनिंग क्या है, और डिमांड को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। देन डिमांड फंक्शन के साथ ही मैं कुछ बेसिक आइडिया दूंगा आपको। नॉर्मल गुड क्या होती है, गिवन गुड क्या होती है, सुपीरियर गुड क्या होती है, इंफीरियर गुड क्या होती है, सब्स्टिट्यूट गुड क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है। ठीक है। उसके बाद देन वी गो फॉर लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम की चर्चा करेंगे। इसमें मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, रीजंस ऑफ अप्लाइंग लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इनकी स्टडी करेंगे। देन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, इन दोनों के अंदर चेंजेस देखेंगे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड, while change in demand we study about increase and decrease in demand, मांग में वृद्धि और कमी की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम स्टडी करेंगे अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। पहले इसका मीनिंग समझेंगे, देन वी गो फॉर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड like price elasticity, income elasticity and cross elasticity. Mainly there are three kinds of elasticity of demand. Then we go for classification of elasticity, like price elasticity may be perfectly elastic, elastic, unitary elastic, inelastic and perfectly inelastic। ये जो 5 कैटेगरीज है उनको डिटेल से समझेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी को मेजर करने के मेथड्स, जिसमें परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड एंड आर्क इलास्टिसिटी मेथड, इनकी स्टडी करेंगे। इन मीनवाइल हम नेसेसिटी गुड्स, कंफर्ट गुड्स एंड लग्जरी गुड्स, ये तीन और अलग तरीके की गुड्स हैं। नॉर्मल गुड्स की ही ये तीन कैटेगरी होती है, इनके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद इलास्टिसिटी एंड नेचर ऑफ गुड्स की अलग अलग जो डिफरेंट तरीके की गुड्स हो गई आपकी, चाहे वो गिवन हो, इंफीरियर हो, सुपीरियर हो, नॉर्मल हो, सब्स्टिट्यूट्स हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, नेसेसिटी हो, कंफर्ट हो, लग्जरी हो, इनका इलास्टिसिटी से क्या रिलेशन होता है वो देखेंगे। उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिमांड्स देखेंगे हम कि डायरेक्ट डिमांड क्या होती है, डिराइव डिमांड क्या होती है, कंपोजिट डिमांड क्या होती है, दीज काइंड ऑफ डिमांड्स। उसके बाद स्लोप एंड इलास्टिसिटी में कैसा रिलेशन है, कि स्लोप और इलास्टिसिटी जनरली हम ये समझते हैं जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्या एक्चुअल में ऐसा ही है क्या, उसका अपन डिस्कशन करेंगे एक करके। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया हमने लिया है कि इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं। नाउ हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को डिमांड
की मीनिंग से व्हाट इज डिमांड बेसिकली, उसका आइडिया लेते हैं हम। देखिए डिमांड क्या है। देखिए सबसे पहले होती है आपकी डिजायर, आपकी वांट्स, आपकी इच्छा। आपकी इच्छा है कि आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, आपकी इच्छा है कि आपके पास बंगला होना चाहिए, आपकी इच्छा है कि आपके पास बैंक बैलेंस भी होना चाहिए। इच्छा है, इच्छा कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्या सारी इच्छा डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है? नहीं। सबसे पहला एलिमेंट है डिजायर। भाई किसी चीज की आप डिजायर करें, उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या वो डिजायर कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एबिलिटी है क्या। आपकी इच्छा है कि भाई आपके पास एक होंडा सिटी होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जेब में हाथ डालेंगे तो शायद 10 रुपए का नोट निकले, वो भी फटा हुआ हो। इच्छा तो है कि होंडा सिटी होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पैसा नहीं है। तो आपकी इच्छा जब तक डिमांड नहीं बन सकती जब तक कि आप में एबिलिटी टू पे नहीं होगा। तो इच्छा के साथ साथ एबिलिटी टू पे का होना भी जरूरी है। आपकी इच्छा है कि आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, होंडा सिटी होनी चाहिए, और एबिलिटी भी है पे करने की, पे 10-15 लाख रुपए रखे हुए भी हैं, लेकिन अभी भी डिमांड पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम क्या मान के चल रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि यार होंडा सिटी भी आ जाए और पैसे भी खर्च ना हो, तो क्या डिमांड में कन्वर्ट हो सकती है ये चीज? नहीं। तो डिमांड के लिए एक एलिमेंट और इंपॉर्टेंट है कि आप में इसके साथ साथ विलिंग टू पे का होना भी जरूरी है। और जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाएंगी देन दे विल जनरेट डिमांड, तब जाके डिमांड का सृजन होगा। तो डिमांड क्या है बेसिकली? डिमांड में सबसे पहले आपके पास डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि उस इच्छा को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज यानी कि एबिलिटी टू पे होना चाहिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि एबिलिटी टू पे के बाद विलिंग टू पे का होना भी जरूरी है। समझ में आई बात? तो अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन पे जाऊं कि डिमांड की डेफिनेशन क्या है, तो हम कहेंगे डिमांड फॉर एनी गुड और सर्विस is the amount of it that a consumer is willing to buy and able to purchase at various prices during a given period of time। यानी कि अगर मैं डेफिनेशन देखूं, स्लाइड से देखते हैं एक बार, तो डेफिनेशन क्या हो गई? डिमांड फॉर एनी गुड और सर्विस, गुड की भी हो सकती है और सर्विस की भी हो सकती है, is the amount of it that a consumer is willing to buy and able to purchase at various prices during a given period of time। That is demand। समझ में आई बात? चलिए देखिए, अब हम समझते हैं कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांड ये दो अलग अलग शब्द होते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड? एक शब्द लिखा हमने डिमांड और एक लिखा क्वांटिटी डिमांडेड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड? इन दोनों शब्द में क्या फर्क है? देखिए डिमांड का मीनिंग अभी हमने समझा। अभी हमने समझा कि डिमांड क्या है। हमने देखा कि डिमांड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की अलग अलग प्राइसेस पर जो कंज्यूमर पे करने को तैयार है और पे कर सकता है। समझ में आई बात? यानी कि यहां हमने
शब्द यूज किया विभिन्न कीमतों पर, एट वेरियस प्राइसेस, एट वेरियस प्राइसेस। इस एट वेरियस प्राइसेस को अगर मैं कर दूं एट ए सर्टेन प्राइस, एट ए सर्टेन प्राइस, तो ये डेफिनेशन किसकी बन जाएगी? क्वांटिटी डिमांडेड। समझ में आई बात? दैट इज द डिफरेंस कि अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी डिमांड की, हमने क्या पढ़ा? डिफरेंट प्राइसेस पर जो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए तैयार है और खरीद सकता है। ठीक है, अब उस डिफरेंट प्राइसेस को ही मैं एट ए सर्टेन प्राइस कर दूं, एक निश्चित प्राइस कर दूं, तो ये डेफिनेशन किसकी हो जाती है? क्वांटिटी डिमांडेड की। मतलब एक सर्टेन प्राइस पर कंज्यूमर खरीदने को तैयार है और खरीद सकता है, वो डेफिनेशन किसकी हो जाएगी? क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब समझ में आई? जैसे आप इसको एक और तरीके से समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्राइस ले ली और यहाँ क्वांटिटी ले ली। ठीक है, मैं एक शेड्यूल बना रहा हूं आपके सामने कि मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर की प्राइस अगर कंपनी 10 रुपए रखती है, 10 रुपए में आता नहीं है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना, तो दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, मान लो 10 रुपए रखती है, तो ये मार्कर 50 मार्कर मार्केट में बिकेंगे, कंपनी का मानना है। ठीक है, अगर वो प्राइस को बढ़ाकर 15 रुपए करती है तो 50 की जगह 40 ही मार्कर बिकेंगे। अगर मान लो वो प्राइस को और 20 रुपए बढ़ा दे, 15 से 20 कर दे, तो मान लो ये 20 ही मार्कर बिकेंगे। ठीक है, ये एक क्या हो गया? शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल। प्राइस बढ़ाकर मान लो 30 रुपए कर दे तो हो सकता है कि 15 ही मार्कर बिके। ये क्या है? ये जो मैंने बनाया है इसको बोलते हैं हम डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल में हमने देखा कि ये प्राइस पर इतनी क्वांटिटी, ये प्राइस पर इतनी क्वांटिटी, ये प्राइस पर इतनी क्वांटिटी, ये प्राइस पर इतनी क्वांटिटी कंज्यूमर खरीदने को तैयार है। दैट इज योर डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अब इस डिमांड शेड्यूल का यूज करके मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड होगी, और सपोज वो प्राइस डिसाइड हो गई अगर ₹20, तो 20 रुपीज पर ये जो 20 की डिमांड कर रहा है दैट इज क्वांटिटी डिमांड। समझ में आ रही क्या बात? अगर मान लो प्राइस डिसाइड होती 15 रुपीज, तो 15 रुपीज पे जो डिमांड कर रहा है दैट्स क्वांटिटी डिमांड। अगर प्राइस डिसाइड होती 30 रुपीज, 30 रुपीज पे जो डिमांड कर रहा है दैट्स क्वांटिटी डिमांड। अगर प्राइस डिसाइड होती 10 रुपए, 10 रुपए पे जो वो डिमांड कर रहा है दैट्स क्वांटिटी डिमांड। तो ये एक स्पेसिफिक डिमांड क्या हो गई? क्वांटिटी डिमांड। और सारी अलग अलग प्राइसेस पे डिमांड को बता देंगे तो वो पूरा क्या हो गया? डिमांड शेड्यूल। समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? यानी कि एक स्पेसिफिक प्राइस पर जो क्वांटिटी होगी वो होगी क्वांटिटी डिमांड, और ये अलग अलग क्वांटिटी डिमांड को एक साथ हम पिक्चर में शो कर दे तो ये पूरी क्या हो जाएगी? डिमांड। समझ में आई बात? डिमांड का यूज कौन करता है? डिमांड शेड्यूल का प्रोड्यूसर, मार्केट, प्राइस डिसाइड करने के लिए। तो डिमांड का यूज प्राइस डिसाइड करने से पहले किया जा रहा है, और फिर जब प्राइस डिसाइड हो गई उसके बाद में जो कंज्यूमर परचेज करेगा, एक फिक्स प्राइस है, ये प्राइस डिसाइड हो गई, उस प्राइस पर जो कंज्यूमर एक्सपेक्ट है कितना खरीद लेगा वो हो जाएगी क्वांटिटी डिमांड। अगर प्राइस 10 रुपए है तो क्वांटिटी डिमांड 50 है, प्राइस 15 है तो क्वांटिटी डिमांड 40 है, प्राइस 20 रुपए डिसाइड हुई तो क्वांटिटी डिमांड 20 है, प्राइस 30 रुपीज डिसाइड होती है प्राइस तो क्वांटिटी डिमांड 15 है। इस पूरे को हम एक साथ देखेंगे तो दैट्स योर डिमांड शेड्यूल, और एक स्पेसिफिक को देखेंगे तो ये आपकी हो गई क्वांटिटी डिमांड, ये हो गई आपकी क्वांटिटी डिमांड। गेटिंग द पॉइंट? और देखो इसको अगर मैं डायग्राम से देखूं, मान लो मैं एक डिमांड कर्व बनाता हूं, इस एक्सेस पे मैं प्राइस को इंडिकेट कर रहा हूं, यहां क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहा हूं, और ये मैंने एक नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व बना दिया। ये जो है दैट्स योर डिमांड कर्व। ठीक है,
ये आपका डिमांड कर्व है। मान लो एक पर्टिकुलर प्राइस लू मैं, ये पॉइंट लेता हूं, मान लो मैं ए पॉइंट, ये प्राइस क्या P1 है और क्वांटिटी क्या Q1 है मान लीजिए। प्राइस और चेंज कर लू मैं, अगर मान लीजिए मैं इसमें प्राइस लेता हूं P2, क्वांटिटी हो गई Q2, ये B पॉइंट। मान लो एक प्राइस और ले लेता हूं मैं, मान लो प्राइस P3 है, क्वांटिटी Q3 है, ये C पॉइंट हो गया। ठीक है, ये क्या है क्वांटिटी डिमांड, ये क्या है क्वांटिटी डिमांड के पॉइंट्स, ये क्या है क्वांटिटी डिमांड के पॉइंट्स। ठीक है ना, यानी कि पर्टिकुलर क्या है क्वांटिटी डिमांड, ये पर्टिकुलर क्या है क्वांटिटी डिमांड, और ये पर्टिकुलर क्या है क्वांटिटी डिमांड। लेकिन इन सबको कंबाइंडली मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा, डिमांड। गेटिंग द पॉइंट। तो डिमांड तो पूरा शेड्यूल है, यानी कि अलग अलग प्राइस पर कंज्यूमर कितना कितना खरीदेगा, ये एक्सपेक्ट करना ही डिमांड है। अब एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड करेंगे, इसमें से वो डिमांड और सप्लाई से करेंगे आप, उसके बाद में जो डिसाइड हुई है वो हो गई आपकी क्वांटिटी डिमांड। समझ में आई बात, क्लियर? आई थिंक ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि डिमांड के अंदर तो अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी की स्टडी करते हैं हम, इसका रिलेशन मार्केट से है। ये पूरा जो डिमांड का चैप्टर है उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, क्वांटिटी डिमांड की। जो डिमांड शब्द है इसका रिलेशन मार्केट से, मार्केट जब हम पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई, वो एक अलग स्ट्रीम होगी अपनी। अभी हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम डिमांड है बेसिकली, लेकिन इस चैप्टर में सारी स्टडी किसकी होती है, क्वांटिटी डिमांड की। समझ में ये बात कि एक पर्टिकुलर प्राइस जो डिसाइड हो गई उस पर जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है वो आपकी क्वांटिटी डिमांड है। और डिमांड का मतलब अलग अलग प्राइसेस पे जो डिमांड की जा रही है। इसी तरह कर्व पे हम देखें तो ये पूरा का पूरा तो क्या हो गया, डिमांड का, लेकिन इस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांड का। क्लियर? चलिए एक बार देखें इसको स्लाइड से। हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड और क्वांटिटी डिमांड के बीच डिफरेंस देखें। डिमांड की बात करें तो ये होती है एट वेरियस प्राइसेस, पहली चीज, और दूसरी इट इज रिलेटेड टू एंटायर कर्व दैट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, while quantity demanded at a certain price and it is related to a specific point on that curve। यही हमने देखा कि पूरा कर्व तो क्या है, डिमांड कर्व, और उस पर एक स्पेसिफिक पॉइंट क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर? चलिए देखते हैं कितना समझ में आया, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। अभी हमने केवल डिमांड क्या है और डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में फर्क क्या है इतना सा समझा है। एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है दैट इन इकोनॉमिक्स डिमांड हैज द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। इकोनॉमिक्स में डिमांड में कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए, क्वांटिटी विच कंज्यूमर बाई एट गिवन प्राइस। बाई करना और एट गिवन प्राइस पर तो क्वांटिटी डिमांड होती है, डिमांड नहीं होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है डिमांड के बारे में, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। और दूसरा ये बाइज नहीं, विलिंग टू बाई होती है, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। एट डिजायर टू हैव गुड, डिजायर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिमांड के लिए कि भाई पहले इच्छा तो होनी चाहिए ना, लेकिन कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, तो इसलिए आगे ऑप्शन पढ़िए। एट डिजायर टू बाई एंड विलिंग टू पे। हाँ, डिजायर टू बाई है, विलिंग टू पे भी है, लेकिन एबिलिटी तो होनी चाहिए ना पे करने की। भाई मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा हो तो मैं खर्च करने को तैयार हूं, तो इसलिए ये भी पूरी डेफिनेशन नहीं दे रहा। एट डिजायर टू बाई, विलिंग टू पे एंड बैक्ड बाय इनकम, बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्ड, दिस इज द एप्रोप्रिएट वर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड शेड्यूल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। डिमांड शेड्यूल किस किस के बीच रिलेशन को शो करेगा, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अभी मैंने आपको बताया भाई ये पूरा क्या है, डिमांड शेड्यूल किस किस के बीच रिलेशन को बता रहा है, प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में। अब इन्होंने वर्ड क्वांटिटी ना लिख, इन्होंने वर्ड क्या लिखा है, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। इनकम एंड डिमांड नहीं,
सप्लाई एंड डिमांड नहीं, कांस्टेंट एंड आउटपुट नहीं, तो आंसर विल बी प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड इज अनलिमिटेड वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स। दैट्स नॉट डिमांड, वांट्स तो वैसे अनलिमिटेड होती है। एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ ए गुड, बिल्कुल सही है भाई। डिमांड में हम क्या कर रहे हैं, एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ये तो देख रहे हैं भाई। प्राइस कम होती, प्राइस बढ़ती जा रही है, क्वांटिटी कम हो जाती है। ऐसे अगर प्राइस को कम कर देंगे क्वांटिटी बढ़ेगी। इस पूरी रिलेशनशिप को ही क्या बोलते हैं, डिमांड। टेबल में रिप्रेजेंट किया तो डिमांड शेड्यूल हो गया वो, ग्राफ में रिप्रेजेंट किया तो डिमांड कर्व हो गया वो, और लैंग्वेज में लिख देंगे तो इसी चीज को वो क्या हो जाएगी, डिमांड। तो इसलिए बी ऑप्शन सही है। एक बार सी भी देख लें। विलिंगनेस टू बाय फॉर ए गुड इफ इनकम इज लार्ज इनफ, नहीं। एबिलिटी टू पे फॉर ए गुड, नहीं। केवल ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, बी। ये एसेंशियल है बट दे आर नॉट सफिशिएंट। चलिए अब हम बात करते हैं डिमांड फंक्शन की, मांग फलन, डिमांड फंक्शन। देखिए हमने डिमांड पढ़ा, डिमांड हमारे को समझ में भी आया कि डिमांड क्या है, लेकिन यहां एक बिल्कुल फ्रेश वर्ड आपके सामने आया। देखो बड़ा ही खूबसूरत सा शब्द है, फंक्शन। व्हाट फंक्शन मीन्स, पहले इस फंक्शन का मतलब हम समझे कि फंक्शन है क्या चीज। तो जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनको आइडिया होगा, मैथ्स में आप फंक्शन पढ़ते हैं। फंक्शन बेसिकली क्या बताता है, दैट फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को बताता है। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स चर, वेरिएबल का मतलब whose वैल्यू कीप ऑन चेंजिंग, जिसकी वैल्यू बदलती रहे वो वेरिएबल है। जैसे आपने देखा होगा मैथ्स में, आप मानते हैं ना, अज्यूम कोई भी वैल्यू x, ठीक है, कोई चीज आप x अज्यूम करते हैं तो x क्या है, वेरिएबल। बिकॉज x में कंसिडर एनी वैल्यू, x का आंसर क्वेश्चन में अलग अलग आएगा। सब क्वेश्चन में आप मानते तो x ही हो, लेकिन आंसर सब में अलग अलग, तो x क्या है, एक वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब जो कांस्टेंट नहीं है, जो फिक्स नहीं है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे वो वेरिएबल है, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल हैं ये दो तरह के होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो इंडिपेंडेंटली चेंज होता है, किसी दूसरे के साथ रिलेशन नहीं देख रहे हम, बल्कि इसी का चेंज देख रहे हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हुआ है। समझ में बात? यानी कि बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, ये इसलिए चेंज होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हुआ है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो अपने आप चेंज हो रहा है। बस इसी चेंज को फंक्शन बताता है। If I say that dependent variable is the function of independent variable, it means that dependent variable depends on independent variable. Getting the point? Dependent variable means जिसकी आप स्टडी करेंगे, किसकी वजह से, इसके चेंज की वजह से, that's your dependent variable। यानी कि ये वेरिएबल डिपेंड करेगा इस वेरिएबल पे, इसी को फंक्शन बताता है। Now if I link the function word with demand, then it is demand function। तो in demand what is dependent variable, quantity demand of any commodity। किसी भी प्रोडक्ट की, वस्तु की, सेवा की क्वांटिटी डिमांड किस पे डिपेंड करती है, उस प्रोडक्ट की प्राइस पर, आपकी इनकम पर, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड कमोडिटी, आपके टेस्ट पर, फैशन पर, पॉपुलेशन पर, बहुत सारी चीजें हैं जिन पे ये डिपेंड करती है। तो ये क्या हो गया, डिमांड फंक्शन।
तो अगर डिमांड फंक्शन की मैं डेफिनेशन बोलूं तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड फंक्शन? द डिमांड फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यहां वर्ड क्वांटिटी डिमांडेड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस चैप्टर में हम क्वांटिटी डिमांड की स्टडी करेंगे। समझ में आ रही बात? तो डिमांड फंक्शन डिमांड को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं और जो क्वांटिटी डिमांड है उनके बीच रिलेशनशिप को बताएगा। इस क्वांटिटी डिमांड की डिमांड बोलेंगे तो भी डिमांड फंक्शन हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांड बोलेंगे क्वांटिटी डिमांड फंक्शन हो जाएगा। लेकिन जनरली क्वांटिटी डिमांड फंक्शन वर्ड यूज में नहीं लिया था, उसकी जगह फंक्शन वर्ड जब हम यूज में ले रहे हैं तो डिमांड का ही मतलब क्वांटिटी डिमांड से होता है। समझ में ही बात? तो इसलिए हम आप इसको क्वांटिटी डिमांड शब्द बोलते हैं या डिमांड बोलते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तब आपको ये चीज ध्यान रखने की होती है। कैसे होती है आगे हम समझेंगे। देखो नेक्स्ट, डिमांड फंक्शन की हम डेफिनेशन स्लाइड से देखें तो डिमांड फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए कमोडिटी। समझ में? अब यहाँ पे मैंने डिमांड वर्ड लिख दिया, यहाँ क्वांटिटी डिमांड लिख दिया, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना? क्योंकि बेसिकली हम स्टडी किसकी कर रहे हैं? क्वांटिटी डिमांडेड। ये मैंने फंक्शन बनाया that quantity of x is the function of price of x, income, price of any other commodity, y हो सकती है वो, taste, fashion, population, इनका मीनिंग लिख रखा है। यहाँ पे qx किसको बता रहा है? डिमांड ऑफ कमोडिटी x। px किसको बता रहा है? प्राइस ऑफ कमोडिटी x। y किसको बता रहा है? इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। py प्राइस ऑफ एनी रिलेटेड गुड y, कोई भी सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट्री हो सकती है, आगे हम समझेंगे। टी टेस्ट को बता रहा है, एफ फैशन को बता रहा है और पीओपी पॉपुलेशन को बता रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब ये जो डिमांड फंक्शन हमने देखा उसमें हम एक एक करके वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्वांटिटी ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। क्वांटिटी ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। एक्स वस्तु की क्वांटिटी डिमांड एक्स वस्तु की प्राइस पे डिपेंड करती है। अब आप इसको गौर से देखिए, यहां पे दो वेरिएबल हैं, डिमांड फंक्शन है, मैंने कहा अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी जो चीजें हैं वो सब कांस्टेंट बनी हुई है। कांस्टेंट का मतलब px के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हमने पढ़े अभी जो कि इस qx को अफेक्ट कर रहे थे, जैसे कंज्यूमर्स इनकम, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, टेस्ट, फैशन, पॉपुलेशन, वो सब कांस्टेंट है। और हम क्या देख रहे हैं कि इसमें चेंज होने पर इसमें चेंज होगा। ये आपका क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल, और px क्या हो गया आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? नाउ हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि px में चेंज होने पर qx में चेंज होगा, इस चीज को देखा जा रहा है। नाउ ये जो चेंज है ये दो तरीके से हो सकता है, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव चेंज भी हो सकता है और पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है। नेगेटिव चेंज का मतलब होता है चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन, चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में चेंज, अपोजिट डायरेक्शन में चेंज का मतलब क्या है कि अगर आपका px बढ़ता है तो qx कम होगा, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। और अगर आपका px कम हो रहा है तो qx बढ़ रहा है, चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब होता है चेंज इन सेम डायरेक्शन, चेंज इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में चेंज, सेम डायरेक्शन में चेंज का मतलब अगर आपका px बढ़ रहा है तो qx भी बढ़ेगा, और अगर आपका px कम हो रहा है तो qx भी कम हो जाएगा। That is the positive relationship. Now remember, if there is an inverse relationship between price and quantity demanded, then that x good would be considered as normal good. x एक सामान्य वस्तु हो जाएगी, एक नॉर्मल गुड हो जाएगी। But if there is positive relationship between price and quantity demanded, then x would be considered as given good. x एक given good हो जाएगी। Now, अब जनरली यहां दिक्कत क्या आती है, हम एग्जाम्पल पे चले तो नॉर्मल गुड के आपको ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे,
ये टेबल, कुर्सी, लाइट, पंखा, बोर्ड, कपड़े, जूते, ये सब क्या है? नॉर्मल गुड। हम ये महंगे होते हैं तो कम खरीदते हैं और सस्ते होते हैं तो ज्यादा खरीदते हैं। समझ में आ रही बात? प्राइस बढ़ रही है मतलब चीज महंगी हो रही है, तो क्वांटिटी कम हो रही है मतलब हम कम खरीद रहे हैं। चीज सस्ती हो रही है, ज्यादा खरीद रहे हैं, तो चीज क्या हो जाएगी? नॉर्मल गुड। तो नॉर्मल गुड की डेफिनेशन यही है कि साहब महंगा होने पर कम खरीदा जाए और सस्ता होने पर ज्यादा खरीदा जाए, उसी को हम नॉर्मल गुड की कैटेगरी में रखेंगे। समझ में आई बात? क्लियर? बट कैन यू गिव एनी एग्जांपल ऑफ गिफिन? क्या गिफिन का कोई एग्जांपल दे सकते हैं क्या? तो देखो, जनरली स्टूडेंट पढ़ के आता है, वो क्लास में बोलता है कि साहब लग्जरी गुड्स गिफिन हो गई, नहीं साहब डायमंड गिफिन हो गया, नहीं साहब लग्जरी गाड़ीज गिफिन हो गई। तो ऐसा नहीं है। गिफिन क्या होगा इसको आप समझिए, थोड़ा इसके बैकग्राउंड में चल रहे हैं। तो रॉबर्ट गिफिन एक इकोनॉमिस्ट का नाम है, और रॉबर्ट गिफिन ने यूके में एक सर्वे किया। वहां पे दो प्रोडक्ट थे, एक तरफ व्हीट था और दूसरी तरफ मीट था। व्हीट एंड मीट। व्हीट, कई जगह आपको ये ब्रेड और मीट भी लिखा हुआ मिल सकता है। व्हीट से ही ब्रेड बनती है। वहां देखा उन्होंने व्हीट की प्राइसेस बढ़ती जा रही थी, इसकी प्राइसेस बहुत हाई होती जा रही थी। फिर भी लोग बाग व्हीट की जगह मीट को ही खरीदना पसंद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ने के बावजूद भी वो मीट से सस्ता था। तो उन्होंने देखा कि कभी कभी इकोनॉमी में ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि चीजें महंगी होने पर ज्यादा खरीदी जाए और सस्ती होने पर कम खरीदी जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो उन चीजों को मेरे नाम से जाना जाए। उनका नाम क्या था? रॉबर्ट गिफिन। तो गिफिन क्या है? गिफिन एक कॉन्सेप्ट है जो किसने दिया है? रॉबर्ट गिफिन ने दिया है। कॉन्सेप्ट क्या है? कि ऐसा प्रोडक्ट जिसकी प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ जाए और प्राइस कम होने पर क्वांटिटी डिमांड भी कम हो जाए, वो गिफिन होता है। अब कोई सा भी प्रोडक्ट गिफिन हो सकता है, ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूं कि साहब ये पंखा नॉर्मल गुड है, नहीं, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती है कि ये टिफिन बन जाए। इसलिए एग्जाम्पल को सिचुएशन बेस्ड रखना है। आपको याद कैसे रखना है चीजों को? यदि, मैंने वर्ड लिखा है ना, यदि कोई सा भी ऐसा प्रोडक्ट जिसकी प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस कम होने पर क्वांटिटी कम हो गई, वो गिफिन है। कोई भी प्रोडक्ट हमेशा गिफिन नहीं होता। समझ में ये बात? और कोई भी प्रोडक्ट कभी भी गिफिन हो सकता है। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है? कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। क्या आपसे आगे कभी भी पूछा जाए कि गिफिन क्या है, गिफिन का कोई एग्जाम्पल तो कोई ऐसे बोल दे, तो आपका एग्जाम्पल भी क्या होगा? यदि इस मार्कर की प्राइस बढ़ने पर मैं इसको ज्यादा खरीदूं और प्राइस कम होने पर कम खरीदूं तो ये मार्कर गिफिन है। एग्जाम्पल इस तरीके से दिया जाए। समझ में आ गई बात? आप डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि ये मार्कर एक गिफिन प्रोडक्ट है, आप डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि डायमंड एक गिफिन प्रोडक्ट है। आप बोलेंगे यदि डायमंड महंगा होने पर मैं डायमंड को ज्यादा खरीद रहा हूं और डायमंड सस्ता होने पर मैं उसे कम खरीद रहा हूं, तो मेरे लिए वो प्रोडक्ट क्या हो गया? गिफिन हो गया। समझ में आई बात? आपसे गिफिन पूछा जाए तो आपका आंसर ये होगा, और ये रिलेशनशिप पूछी जाए तो आपका आंसर ये होगा। डायरेक्टली एग्जांपल देने की कोशिश कभी ना करें, ये गलती हम करते हैं जनरली 12th क्लास में, ठीक है ना? और समझ भी बैठते हैं कि भाई गिफिन का मतलब ये होता है। पर प्रैक्टिकली समझिए आप कि गिफिन तभी होगी वस्तु जब प्राइस और क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्लियर? समझ में ये बात? अभी तक की नॉलेज के आधार पर आपको इतना ही समझना है। आगे हम गिफिन की और चर्चा करते हैं, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व, वहां सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट के थ्रू भी हम गिफिन को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना, हायर क्लासेस। लेकिन अभी तक की नॉलेज के आधार पर गिफिन क्या है, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी बढ़ जाए, प्राइस कम होने पर क्वांटिटी कम हो जाए, वो गिफिन हो जाएगा। और ज्यादा अभी नहीं घुसना है इसमें। क्लियर? आगे मैं जब क्लास में पूछूं कभी भी आपसे कि ऐसी वस्तु जिसकी प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस कम होने पर क्वांटिटी कम हो रही है, तो वस्तु कैसी है? तो आपका आंसर आना चाहिए गिफिन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि गिफिन क्या होती है, तो आपका आंसर आना चाहिए ये,
कि साहब ऐसी वस्तु जिसमें प्राइस और क्वांटिटी के बीच पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि प्राइस बढ़ने पर मैं उसको ज्यादा खरीद रहा हूं और प्राइस कम होने पर उसको कम खरीद रहा हूं। क्लियर? अगर मेरे को कर्व बनाना है इसका, तो ध्यान रखें नेगेटिव स्लोप कर्व कैसा होता है। यहां पे आप प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिकेट कर रहे हैं, यहां क्वांटिटी डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिकेट कर रहे हैं, और ये नेगेटिव स्लोप ऐसे फ्री हैंड, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और अगर गिफिन का बनाना है, यहां बना देता हूं मैं, गिफिन का डायग्राम आपको बनाना है, तो ये होगा अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड लेफ्ट टू राइट। यहां प्राइस ले ली और यहां क्वांटिटी ली। गेटिंग द पॉइंट? क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा वेरिएबल लेते हैं, बात कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इनकम। एक्स प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड कंज्यूमर की इनकम पे डिपेंड कर रही है। अब यहां पे आप देखिए क्वांटिटी ऑफ एक्स क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और इनकम क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनकम को लिया, यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि इनकम के चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांड में होने वाला चेंज, बशर्ते बाकी सब चीजें कांस्टेंट रहे। बाकी सब चीजें मैंने बोला अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है कि इनकम के अलावा जो भी फैक्टर्स थे, अब यहां पीएक्स भी अदर थिंग्स की कैटेगरी में आ गई, ठीक है, पीएक्स, टेस्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, फैशन, पॉपुलेशन, वो सब अदर थिंग्स आ गई। यानी कि यहां हम देख रहे हैं कि इनकम में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज होगा। क्लियर? ये चेंज वही दो तरह से हो सकता है, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर मैं पॉजिटिव चेंज की बात करूं तो इसका मतलब है कि सेम डायरेक्शन, अब बार बार हम वो चीज नहीं लिखेंगे कि सेम डायरेक्शन में चेंज, हम चेंज बता रहे हैं डायरेक्ट। पॉजिटिव का मतलब है कि अगर इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर उसको ज्यादा खरीद रहा है, और अगर आपकी इनकम कम हो रही है तो आप उसको कम खरीद रहे हो। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो आप उसको कम खरीद रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चेंज, और अगर इनकम कम हो रही है तो आप उसको ज्यादा खरीद रहे हैं। क्लियर? अगर इनकम और क्वांटिटी डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो इट मींस एक्स गुड वुड बी कंसिडर्ड एज सुपीरियर गुड, एक्स एक सुपीरियर गुड हो जाएगी। बट इफ देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप between price and between income and quantity demanded, then x good would be considered as inferior good. अगर इनकम और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो एक्स गुड सुपीरियर गुड हो जाएगी, लेकिन अगर इनकम और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशनशिप है तो एक्स गुड एक इंफीरियर गुड हो जाएगी। सुपीरियर गुड के आप बहुत सारे एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं कि भाई आप जो भी ऐसे प्रोडक्ट इनकम बढ़ने पर ज्यादा खरीदेंगे वो सब सुपीरियर है। जैसे अभी मैंने नॉर्मल के एग्जांपल दिए, वो सब सुपीरियर के भी एग्जांपल है, जैसे बेंच है, पंखा है, एसी है, कपड़े हैं, जूते हैं, आपके कॉपी पेन, ये सब क्या है सुपीरियर गुड, ये नॉर्मल गुड है, ठीक है ना। तो सुपीरियर का मतलब इनकम बढ़ने पर ज्यादा खरीद रहे हैं, इनकम कम होने पर कम खरीद रहे हैं। बट कैन यू गिव एनी एग्जांपल ऑफ इंफीरियर वन? कोई इंफीरियर वस्तु का एग्जांपल दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि एक प्रोडक्ट हो सकता है एक बंदे के लिए इंफीरियर हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दूसरे बंदे के लिए भी इंफीरियर हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप यहां कोचिंग में बाइक से आते हैं, ठीक है,
लाइसेंस वाइसेंस बना लिया, ठीक है, और घर वालों ने बाइक भी दे दिया आपको, डेली बाइक से आते हैं। अब एक दिन आपको आपके घर वालों ने देख लिया कि आप कितने सावधानी से बाइक चला रहे हैं, बढ़िया, स्पीड 60-70 से नीचे होती नहीं है, हेलमेट, ट्रैफिक वाला खड़ा है तो लगा लिया वरना हाथ में ही चलता है, बहुत सावधानी से आप बाइक चला रहे हैं। तो शाम को घर वालों ने आपको बुलाया और बोला कि देखो आपका एग्जाम होने जा रहा है और हमने देखा कि आप कितनी सावधानी से बाइक चला रहे थे, आप एक काम करो, आप अपनी बाइक को तो खड़ी कर दो, पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल वर्कआउट भी जरूरी है, आप कितना फिजिकल करते हैं वो हम जानते ही हैं। तो एक काम करना कि कल से वो रेंजर साइकिल जो आप 10th क्लास में चलाया करते थे उसको लेके आना। बताइए, क्या आप रेंजर साइकिल लेके आएंगे कोचिंग में? नहीं, बोलेंगे पैदल पैदल चला जाऊंगा लेकिन रेंजर साइकिल कभी नहीं चलाऊंगा। क्यों भाई? क्योंकि वो रेंजर साइकिल आपके लिए क्या हो गई है? इंफीरियर। आपकी इनकम इतनी ज्यादा हो गई कि वो रेंजर साइकिल अब आपके लिए इंफीरियर हो गई। वही रेंजर साइकिल एक ऐसे बंदे को दे दी जाए जो बेचारा 4 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहा है, उसके इतने भी पैसे नहीं है कि वो रेंजर साइकिल परचेज कर सके, तो वही रेंजर साइकिल उसके लिए मर्सिडीज का काम करेगी, आराम से गाना गाता हुआ आएगा उस पे, मेरे सपनों की रानी, है ना। यानी कि जो रेंजर साइकिल आपके लिए इंफीरियर थी वही रेंजर साइकिल उसके लिए सुपीरियर हो गई। तो कैन आई से दैट रेंजर साइकिल इज एन इंफीरियर प्रोडक्ट? नहीं। हाँ, फिर भी आपकी दिली तमन्ना हो, बोले सर एग्जाम्पल तो होना ही चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि रेंजर साइकिल इज इंफीरियर टू ऑटोमोबाइल, बट यू कैन नॉट से दैट रेंजर साइकिल इज एन इंफीरियर प्रोडक्ट। समझ में आई बात? क्लियर? यहां देखिए, अगर आपको बोलना है, मतलब मैं आगे क्लास में कभी भी आपसे पूछूं कि व्हाट इज इंफीरियर गुड, तो आपका आंसर रेंजर साइकिल नहीं होना चाहिए, आपका आंसर क्या होगा कि ऐसे प्रोडक्ट जिनमें हमारी इनकम बढ़ने पर हम उन्हें कम खरीदते हैं और इनकम कम होने पर ज्यादा खरीदते हैं, वो हमारे लिए इंफीरियर। एग्जाम्पल देना है, कंपेयर करो। आप कह सकते हो कि वनस्पति ऑयल, डालडा घी, देशी घी के कंपैरिजन में घटिया है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि डालडा इज एन इंफीरियर प्रोडक्ट। समझ में आई बात? क्लियर? जब कभी भी एग्जांपल देना है, क्योंकि एक प्रोडक्ट दूसरे के कंपैरिजन में ही इंफीरियर होगा, इंफीरियर इटसेल्फ हैज नो मीनिंग। क्लियर? समझ में आई बात? देखिए यहां पर 4 तरीके की गुड्स हम पढ़ चुके हैं: नॉर्मल गुड, टिफिन गुड, सुपीरियर गुड, इंफीरियर गुड। क्लियर हुआ यहां तक? कोई डाउट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? अब देखो, यहां एक चीज और देखेंगे हम। मैं एक बार वापस लिख रहा हूं चीजों को। 2 तरीके की गुड्स लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं एक तो नॉर्मल और एक लिख रहा हूं मैं गिफिन। नॉर्मल गुड क्या हुई? प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी कि प्राइस बढ़ने पर हमने उसको कम खरीदा और प्राइस कम होने पर हमने उसको ज्यादा खरीदा। लेकिन रिमेंबर, अगर किसी भी कमोडिटी में प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो ये तय है, मैथमेटिकली प्रूव है, आपके लेवल पे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर ऐसा होता है तो ये तय है कि इनकम के साथ उसका रिलेशन पॉजिटिव ही होगा, यानी कि इनकम बढ़ने पर उसको ज्यादा खरीदा जाएगा और इनकम कम होने पर उसको कम खरीदा जाएगा। तो 2 क्वालिटी हो गई नॉर्मल गुड की। पहला, प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन एंड इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है?
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता है कि प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन है तो गुड कैसी होगी, तो आपका आंसर नॉर्मल ही होगा। और इनकम के साथ पूछा जाए तो ये होगा आपका सुपीरियर। यानी कि ये तय है जो नॉर्मल है वो सुपीरियर भी होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो सुपीरियर है वो नॉर्मल हो जाए। यानी कि सुपीरियर वर्ड का मीनिंग केवल और केवल इनकम से होगा। सुपीरियर का प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। सुपीरियर इज रिलेटेड टू ओनली ऑन इनकम, नॉट प्राइस। समझ में आई बात? यानी कि आप नॉर्मल गुड बोलेंगे तो प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन और इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन दोनों। ठीक है? क्यों? क्योंकि प्राइस के साथ अगर नेगेटिव रिलेशन होता है किसी वस्तु का तो ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है कि इनकम के साथ उसका पॉजिटिव रिलेशन ही होगा। क्लियर? ऐसा ही कुछ गिफिन के साथ समझिए। गिफिन में हमने क्या देखा? प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन, कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो हम उसको ज्यादा खरीद रहे हैं और अगर प्राइस कम हो रही है तो हम उसको कम खरीद रहे हैं। और ये भी मैथमेटिकली प्रूव्ड है कि अगर प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन है तो इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। इनकम बढ़ने पर कम खरीदेंगे और इनकम कम होने पर ज्यादा। और जब इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन हो जाए तो वस्तु होती है इंफीरियर। क्लियर? यानी कि इंफीरियर गुड क्या होगी? इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन। लेकिन गिफिन क्या है? प्राइस के साथ पॉजिटिव। लेकिन प्राइस के साथ अगर पॉजिटिव है तो ये तय है कि इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन ही होगा। यानी कि एक स्टेटमेंट ये भी याद रखें कि जो गिफिन है वो ये तय है कि इंफीरियर होगी, लेकिन जो इंफीरियर है वो जरूरी नहीं कि गिफिन हो जाए, क्योंकि गिफिन के लिए ये रिलेशनशिप का होना जरूरी है। इंफीरियर के लिए तो केवल यही रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन गिफिन बनना है तो ये रिलेशनशिप चाहिए। और अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है तो ये अपने आप ही करेगी। तो इसलिए जो गिफिन हो गया वो इंफीरियर हो गया, ये तय है। लेकिन जो इंफीरियर है वो जरूरी नहीं है कि गिफिन हो जाए। थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, थोड़ा ढंग से समझिएगा। इस वीडियो को आप 2-3 बार सुनिएगा ध्यान से, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। ये सिर्फ मैंने इसलिए बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये फ्लो चार्ट, कि एक स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा डायरेक्ट कि ऑल गिफिन गुड्स आर इंफीरियर। ये पता होना चाहिए आपको कि सभी गिफिन इंफीरियर भी होंगी, बट द इनवर्स डज नॉट होल्ड ट्रू। लेकिन इसका इनवर्स सही नहीं है, मतलब इट इज नॉट एसेंशियल दैट ऑल इंफीरियर आर गिफिन। वही इंफीरियर गिफिन होगी जिसमें प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन है पॉजिटिव है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, चलिए थर्ड लेते हैं हम। थर्ड वेरिएबल ने हम बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ वाई एंड अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल वही क्वांटिटी डिमांड और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या हो गया? प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। ठीक है? यहां देखें, वही दो तरीके की रिलेशनशिप होगी, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव रिलेशन की बात करें तो इसका मतलब y की प्राइस बढ़ने पर x की क्वांटिटी बढ़ रही है और y की प्राइस कम होने पर x की क्वांटिटी कम हो रही है। यहां इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने की है, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टू गुड्स एट ए टाइम। एक साथ हम दो गुड्स की बात कर रहे हैं, एक की प्राइस और दूसरे की क्वांटिटी डिमांड। और हम कह रहे हैं कि बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, यानी कि x की क्वांटिटी डिमांड केवल और केवल y की प्राइस पे डिपेंड कर रही है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है। ठीक है? नेगेटिव का मतलब क्या है कि y की प्राइस बढ़ रही है तो x की क्वांटिटी कम हो रही है। ध्यान रखिएगा, y की प्राइस कम हो रही है तो x की क्वांटिटी बढ़ रही है। क्लियर?
अब देखिए, अगर हम पॉजिटिव रिलेशन को देखें कि y की प्राइस और x की क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, इसका मतलब x और y बोथ गुड्स आर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर कॉम्पिटिटिव गुड्स। कॉम्पिटिटिव भी बोल देते हैं, अधिकतर सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, लेकिन आपको कहीं कॉम्पिटिटिव वर्ड लिखा हुआ मिल जाए, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम है, सिनोनिमस भी चलते हैं, तो कॉम्पिटिटिव भी बोल दिया जाता है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्पिटिटिव गुड्स। दूसरी ओर अगर नेगेटिव रिलेशन है तो बोथ गुड्स वुड बी कंसिडर्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाएगी। यहां देखिए, सब्स्टिट्यूट का तो आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब आप सिंपली अब तक जैसे समझते हैं, क्या समझते हैं, सब एक की जगह दूसरी काम में ले ले, वो सब्स्टिट्यूट होती है। ठीक है, एक सोशल साइंस की डेफिनेशन है। आप इससे एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि चाय और कॉफी जनरली एग्जांपल मिलता है, जैसे कि बॉल पेन जेल पेन जनरली एग्जांपल मिलता है, जैसे कि शर्ट और टी शर्ट, है ना, शूज और स्लीपर, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लेकिन आज के बाद मैं कभी क्लास में आपसे पूछूं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, तो आपका रिप्लाई ये नहीं होना चाहिए कि साहब एक की जगह दूसरे काम में ले ले, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। नहीं, ये सोशल साइंस की डेफिनेशन है। आपका जवाब होना चाहिए कि साहब ऐसी दो गुड्स जिनमें एक की प्राइस और दूसरे की क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, दीस आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। समझ में आई बात? यानी कि एक महंगा होगा तो दूसरे की क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे। जैसे कि चाय और कॉफी का एग्जांपल ले ले, मान लीजिए चाय महंगी हो गई तो चाय पीना कम कर देंगे, चाय वाले किधर शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी के ऊपर, इसलिए कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो चाय महंगी होने पर कॉफी की डिमांड बढ़ गई, और वहीं अगर चाय सस्ती हो गई तो कॉफी वाले चाय पीने लग जाएंगे, तो इसलिए कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो चाय की कीमत और कॉफी की डिमांड के बीच रिलेशन कैसा रहा? पॉजिटिव। तो दोनों क्या हो गए? सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर? लेकिन अगर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब मान लो प्राइस बढ़ रही है तो दूसरी की क्वांटिटी कम हो रही है। जनरली हम सोशल साइंस की डेफिनेशन में चलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं? ऐसे प्रोडक्ट जो ज्वाइंटली डिमांड किए जाते हैं, जिनकी एक साथ डिमांड जनरेट होती है, यानी कि एक के बिना दूसरा बेकार है। जैसे कि पेन एंड इंक, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, जैसे कि मोबाइल एंड चार्जर या मोबाइल एंड सिम, जैसे कि ये बोर्ड और ये मार्कर, बहुत सारे एग्जांपल। जो एक के बिना दूसरा बेकार है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन आपको थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन आनी चाहिए, यानी कि मैं बोलूं कि एक की प्राइस और दूसरी क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन, मतलब कि अगर पेट्रोल महंगा हुआ तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। तो टेक्निकल डेफिनेशन बोलो कि एक की प्राइस और दूसरे की क्वांटिटी में अगर नेगेटिव रिलेशनशिप होती है तो दोनों प्रोडक्ट कैसे कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। हिंदी में बोलते हैं इसको पूरक, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन, ठीक है ना, या प्रतियोगी, कॉम्पिटिटिव। क्लियर? गेटिंग द पॉइंट? समझ में आई बात? आप कई सोच रहे होंगे, बोले साहब आपने बताया कार और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब पेट्रोल महंगा होने पर कार की डिमांड कम होनी चाहिए। लेकिन जरा प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखिए, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में पेट्रोल सस्ता हो रहा है? हाँ होता है, लेकिन कैसे? 10 रुपए महंगा होने के बाद में 2 रुपए सस्ता होता है, फिर 5 रुपए महंगा होने के बाद में 1 रुपया सस्ता होता है, लाइक दैट। तो ओवरऑल देखेंगे ट्रेंड तो प्राइस बढ़ती हुई है, यानी कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है। क्या कार की डिमांड कम हो रही है क्या? नहीं, वो भी बढ़ती जा रही है दिनों दिन। तो क्या चक्कर है? क्या कार और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है? और अगर है तो ये कॉन्सेप्ट गलत है, और अगर कॉन्सेप्ट भी सही है तो प्रैक्टिकली दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तो देखिए, इसका रीजन क्या है? कार और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री है, ये तय है। प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि हम क्या क्या मान के चल रहे हैं कि एक्स की क्वांटिटी डिमांड केवल और केवल वाई की प्राइस पे डिपेंड कर रही है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है। यहां पेट्रोल की प्राइस बढ़ने पर कार की डिमांड कम होगी,
यदि बाकी सब चीजें वास्तव में आप कांस्टेंट रखें। आज पेट्रोल महंगा हो रहा है, कार की डिमांड भी बढ़ रही है। क्यों? लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, लोगों का टेस्ट भी चेंज हो रहा है, फैशन भी, पॉपुलेशन भी, सब बढ़ रही है, इसलिए कार की डिमांड बढ़ रही है। समझ में आई बात? हाँ, आप बाकी सब चीजों को कांस्टेंट कर दो एक बार के लिए, जैसा कि कॉन्सेप्ट कहता है। ये कॉन्सेप्ट हमको इजाजत नहीं देता कि हम बाकी सब चीजों को चेंज कर दें। ये कह रहा है कि बाकी सब चीजें कांस्टेंट कर दें और फिर कार की प्राइस, फिर पेट्रोल की प्राइस बढ़ाएं। आपकी इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन सब कांस्टेंट रहे और फिर अगर कार महंगी होगी तो पेट्रोल महंगा होगा तो कार की डिमांड कम होगी ही होगी। इसलिए कॉन्सेप्ट भी सही है, एग्जाम्पल भी सही है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में अजम्पशंस फुलफिल नहीं हो रही है। हमारी अजम्पशन थी इनकम, टेस्ट, फैशन, पॉपुलेशन ये सब चीज कांस्टेंट होनी चाहिए, जो प्रैक्टिकल लाइफ में फुलफिल नहीं हो रही है। गेटिंग द पॉइंट? चलिए एक बार देखो स्लाइड से, मैं बता दूं इस चीज को आपको। डिमांड फंक्शन में हमने देखा दो वेरिएबल्स हुए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले लिया हमने क्वांटिटी ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है ना? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पी एक्स है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्यू एक्स है। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप नेगेटिव हो गई तो प्रोडक्ट कैसा हो गया? नॉर्मल। और अगर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पॉजिटिव हो गई तो प्रोडक्ट कैसा हो गया? इफ। क्लियर? इसी तरह से अगर क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड कंज्यूमर्स इनकम, अब हम यहां बात करें तो ये क्या हो गया मेरा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या हो गया मेरा? डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनकम और डिपेंडेंट क्वांटिटी। अगर इनकम और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन आ गई तो प्रोडक्ट इंफीरियर हो गया, और अगर पॉजिटिव आ गई तो प्रोडक्ट सुपीरियर हो गया, या नॉर्मल की कैटेगरी में चला जाएगा, क्योंकि अगर प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन है। क्वांटिटी ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ वाई। देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस ऑफ वाई और डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ एक्स, इन दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप नेगेटिव आती है तो प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। रिमेंबर, एक साथ दो वस्तुओं की बात हो रही है, और अगर इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन आता है देन प्रोडक्ट वुड बी सब्स्टिट्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, गिवन गुड इज दैट प्रोडक्ट हुज डिमांड राइज विद इंक्रीज इन प्राइस। बिल्कुल सही है, क्योंकि गिवन अभी मैंने आपको बताया प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, पॉजिटिव रिलेशन। फॉल विद द इंक्रीज इन प्राइस नहीं, रिमेन अनचेंज्ड विद एनी चेंज इन प्राइस भी नहीं, नन ऑफ द अबव भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? राइज विद इंक्रीज इन डिमांड। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए अब मान लो इसको और भी थोड़ा टफ बनाना होता अगर क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देता। क्या लैंग्वेज रखता? गिवन गुड इज दैट प्रोडक्ट हुज डिमांड राइज विद इंक्रीज इन प्राइस एंड फॉल विथ इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, सबके अंदर इस तरीके से जोड़ दिया जाता, फॉल विथ इंक्रीज इन प्राइस एंड राइज विथ इंक्रीज इन इनकम। ऐसे चार ऑप्शन बना दिए जाते। अब यहां पे आप इस क्वेश्चन को सही कब कर पाते? जब आपको वो कॉन्सेप्ट पता है जो अभी मैंने आपको समझाया, ये दिस वन, कि भाई गिवन होगा प्राइस के साथ तो पॉजिटिव रिलेशन, लेकिन इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन। तो ये दोनों पता होंगे तो ही आप आंसर को सही कर पाते। लेकिन चलो, क्वेश्चन ने केवल प्राइस का रिलेशन पूछा है, इसलिए हम डायरेक्टली इस रिलेशन को देख के आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कितना भी टफ बन सकता है, इसलिए आपको ये दोनों पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। कौन सा डिमांड का डिटर्मिनेंट नहीं है, मतलब डिमांड फंक्शन का कंपोनेंट नहीं है? कंज्यूमर्स इनकम, बिल्कुल हमने पढ़ा है, क्वांटिटी ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, कंज्यूमर्स इनकम, प्राइस ऑफ एनी रिलेटेड कमोडिटी, टेस्ट, फैशन, पॉपुलेशन, ये सब चीजें। तो ये है बिल्कुल। पूछ रहा है नॉट,
ये ना नोट बड़ा खतरनाक शब्द है, कई बार क्वेश्चन में हमें दिखाई नहीं देता, बड़ा डिसगाइज्ड है ये, तो इसलिए ये ध्यान से पढ़िएगा। तो ये तो है प्रोड्यूसर्स इनकम, ये नहीं है, और आपसे नॉट ही पूछा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पहले सी भी पढ़ लेते हैं ऑप्शन। प्राइस ऑफ गुड्स, ये तो है। प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, बिल्कुल ये भी है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एक्सेप्ट, अभी जैसे क्वेश्चन था वही है। क्वांटिटी ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, इनकम, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, टेस्ट, फैशन, पॉपुलेशन, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एक्सेप्ट, किसके अलावा? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, बिल्कुल ये तो है। क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड डिमांड फंक्शन का कंपोनेंट नहीं है, तो यही पूछ रहा है एक्सेप्ट, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। इनकम, इनकम है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये भी है, तो इसलिए आंसर विल बी बी। क्लियर? तो इस तरीके से अभी तक हमने देखा कि डिमांड क्या है, दूसरा डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में फर्क क्या है, तीसरा डिमांड फंक्शन क्या है, चौथा डिमांड फंक्शन के साथ ही हमने देखा नॉर्मल गुड क्या है, गिवन गुड क्या है, सुपीरियर गुड क्या है, इंफीरियर गुड क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है। ये 6 गुड्स के बारे में हमने चर्चा की, ठीक है। और हमने देखा इनसे डिफरेंट डिफरेंट इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। समझ में आई बात? आज हम इतना ही करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ लेंगे, दैट वुड बी लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की चर्चा पर, अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। When income of a consumer increases, demand for inferior good. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इंफीरियर गुड के बारे में पूछा है। इंफीरियर गुड क्या होती है? इनकम बढ़ने पर जिनको हम कम खरीदे वो इंफीरियर होती है। तो कह रहा है कि इनकम इंक्रीज हो रही है तो ये डिक्रीज होगी, तो ऑप्शन बी विल बी राइट, डिक्रीज। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट टॉपिक वुड बी लॉ ऑफ डिमांड, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी तक जो आपने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, वो सारा आपको बिल्कुल खोपड़ी में फिट होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के 10 मिनट में आपसे जो चीज हमने पढ़ी है ना, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपसे डिमांड क्या है पूछूंगा, डिमांड क्वांटिटी डिमांड का फर्क पूछूंगा, डिमांड फंक्शन का मीनिंग पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा नॉर्मल गुड, इंफीरियर, सुपीरियर, गिवन, सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर नए टॉपिक पे चलेंगे, दैट वुड बी लॉ ऑफ डिमांड। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।